6:108 एक सच्चा परिवर्तनशील शरीर। पार्थ के पहले चरण के परीक्षण के बाद उसके अंक की घोषणा की गई। सभी को लगा कि पार्थ की प्रतिभा बेहद सामान्य है, इसलिए वो किसी की नजर में नहीं आया। एक निम्न स्तरीय आध्यात्मिक शरीर। हा हा हा, साक्षी ठाकुर ने पार्थ का मजाक उड़ाते हुए कहा। इधर ठाकुर साहब ने भी एक सांस छोड़ी। पार्थ के आत्मविश्वास से भरे चेहरे के कारण दादा और पोती डर गए थे। पार्थ मंच से नीचे चला गया और साक्षी ठाकुर को चंचलता से देखा। ये बदबूदार लड़का शांत होने का दिखावा कर रहा है। साक्षी ठाकुर इतनी गुस्से में थी कि वो कांपने लगी और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि पार्थ ने बस उसके साथ खिलवाड़ किया था। ठाकुर साहब के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने सोचा था कि पार्थ की क्षमता सर्वोच्च होगी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने प्रताप साहब की चुप्पी देखी थी, जैसे कि उन्हें पार्थ की क्षमता पर पूरा भरोसा हो। देवेंद्र ने जब ये देखा तो एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दी। निम्न स्तरीय आध्यात्मिक शरीर, उसके जैसे लोगों को कबीले में कोई पूछेगा भी नहीं। शायद यही उसकी किस्मत में है। यहाँ तक कि देवेंद्र ने भी पार्थ की प्रतिभा को बेकार माना, तो भला एक आचार्य क्यों ही प्रभावित होगा। परीक्षा जारी रही और पार्थ के प्रदर्शन ने किसी का ध्यान नहीं खींचा। प्रताप साहब ने भी एक सांस छोड़ी। योजना का पहला चरण सफल हो गया था। विशेष और विक्रांत दोनों परीक्षण करने गए और उनकी प्रतिभा क्रमशः 3 मीटर और 2.75 मीटर थी। पार्थ ने नहीं सोचा था कि विशेष का आध्यात्मिक शरीर मध्यम स्तर का होगा और विक्रांत निम्न और मध्यम स्तर के बीच में होगा। मध्य स्तरीय आध्यात्मिक शरीर बुरा नहीं है, लेकिन गुरुदेव को इससे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि हमें इस विशेष पर थोड़ा ध्यान देना होगा। विशेष की क्षमता ने देवेंद्र का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन देवेंद्र का रवैया अभी भी एक लापरवाह ही था। पहला चरण समाप्त हो रहा था। क्रमांक 72 प्रतीक इस नाम ने पार्थ का ध्यान खींचा। 13 से 14 साल का एक युवक मंच पर आया। वो पार्थ से भी छोटा था, लेकिन वो आज्ञा चक्र पर पहुंच गया था। उसकी क्षमता ने आचार्य बलभद्र का भी ध्यान खींच लिया। प्रतीक ने उत्सुकता से आध्यात्मिक परीक्षण यंत्र पर अपना हाथ रखा। 1.25 मीटर पहुंचने पर प्रकाश बंद हो गया। हम इस नज़ारे को देखकर भीड़ थोड़ी हैरान थी, क्योंकि प्रतीक छोटी से उम्र में ही उच्च साधना स्तर तक पहुंच गया था। आध्यात्मिक परीक्षण यंत्र पर प्रकाश अचानक ऊपर नीचे होने लगा और ये बेहद अस्थिर था। अचानक 1.25 मीटर ऊंची रोशनी 2.5 मीटर तक पहुंच गई और फिर वापस 1 मीटर नीचे आ गिरी। अजीब है, इस दृश्य ने पार्थ को उस स्थिति की याद दिला दी जब उसने यंत्र के साथ अपनी प्रतिभा का परीक्षण किया था। उस समय की स्थिति भी बेहद अस्थिर थी, लेकिन इस बार वे आध्यात्मिक परीक्षण यंत्र के साथ परीक्षण कर रहे थे जो अधिक विकसित और सटीक थी। प्रकाश 3 मीटर तक बढ़ गया और 3.5 मीटर पर बंद हो गया। अरे बाप रे, क्या हो रहा है। भीड़ पूरी तरह से दंग रह गई। ये क्या इस बच्चे के पास अत्यंत दुर्लभ परिवर्तनशील शरीर हो सकता है, आचार्य बलभद्र ने कहा। अचानक एक तेज प्रकाश दिखाई दिया और तेज रोशनी के साथ 4 मीटर तक पहुंच गया कि 10 मील में सब कुछ इस प्रकाश में जगमगा गया। 4 मीटर भीड़ की आंखें लगभग बाहर ही आ गई। देवेंद्र का जबाड़ा लगभग बाहर निकल चुका था। इसकी प्रतिभा विद्युत के करीब है। एक और शीर्ष प्रतिभा ये एक सच्चा परिवर्तनशील शरीर है। पार्थ थोड़े सदमे और उत्तेजना के बाद फिर से शांत हो गया, जबकि उसके बगल में प्रताप साहब के चेहरे पर एक प्रश्नवाचक भाव था। प्रतीक की प्रतिभा ने पार्थ को भी थोड़ा हैरान कर दिया था, क्योंकि ये एक वास्तविक परिवर्तनशील शरीर था। लेकिन प्रताप साहब परिवर्तनशील शरीरों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते थे और वे बहुत दुर्लभ होते थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस समय आचार्य बलभद्र सहित हर कोई हिल गया था। आध्यात्मिक परीक्षण यंत्र के प्रकाश ने केदारखंड पर्वत के आधे हिस्से का ध्यान आकर्षित कर लिया था। परिवर्तनशील शरीर के साथ शिखर स्तर का आध्यात्मिक शरीर, पूरे 10 अंक।
आपको कबीले में सीधे स्वीकार किया जाता है, आचार्य बलभद्र ने घोषणा की। प्रतीक ने साक्षी ठाकुर को भी हरा दिया था और तुरंत ही कबीले द्वारा ले लिया गया था। जैसे ही वो मंच से नीचे उतरा, अन्य लोगों ने उसे ईर्ष्या और जलन की दृष्टि से देखा। उसके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति जल्द ही किसी शीर्ष आचार्य का शिष्य बन जाएगा। प्रताप साहब ने आप भरी। प्रतीक को देखकर उन्हें विद्युत की याद गई और इसलिए वो फिर निराशा में डूब गए। तभी हवा की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई व्यक्ति आसमान से गिरा हो। ये कौन है? नीचे की भीड़ को लगा जैसे वे उस व्यक्ति के सामने चींटी हों। वो व्यक्ति सुनहरे कपड़े पहने हुए था और हवा में चलते हुए किसी देवता के समान था। उस भयानक दबाव में महासाधकों ने भी अपना खून जमता हुआ महसूस किया। नमस्ते आचार्य बलवंत, आचार्य बलभद्र ने कहा और अपने माथे से पसीना पोंछा। वो उस सुनहरे वस्त्र वाले आदमी के अभिवादन के लिए झुके। प्रणाम आचार्य। उसी समय अन्य शिष्यों ने भी उन्हें प्रणाम किया। सुनहरी पोशाक पहने आचार्य हवा में खड़े थे और सभी शिष्यों की तरफ देखने लगा। वहीं पास में खड़े देवेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया था और वो थोड़ा कांप रहा था। उनके सामने एक शीर्ष आचार्य मौजूद थे, जिसके पास आचार्य अधिराज से भी अधिक शक्ति थी। सुनहरी चमक के साथ वो आचार्य प्रतीक के सामने दिखाई दिए। हा, परिवर्तनशील शरीर। मैं इस बार केवल एक शिष्य को अपनाना चाहता था। ऐसा लगता है कि मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ। आचार्य बलवंत ने बड़ी खुशी के साथ प्रतीक का निरीक्षण किया। प्रतीक, क्या आप मुझे अपना गुरुवार मानने को तैयार हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो नियमों के अनुसार आप सीधे एक आंतरिक शिष्य बन जाएंगे, आचार्य बलभद्र ने उसे बताया। प्रतीक ने घबराकर अपना सिर हिलाया। मुझे स्वीकार है आचार्य बलवंत से, और उसे हाथ से पकड़ लिया, फिर पहाड़ की गहराई में गायब हो गए। इस छोटे से अवरोध के बाद थोड़ी ही देर में पहला परीक्षण, आध्यात्मिक क्षमता परीक्षण, समाप्त हो गया। पार्थ के दिमाग में अभी भी उस आचार्य की छवि घूम रही थी और वो शांत नहीं हो सका। वो व्यक्ति पृथ्वी मंडल का कोई योद्धा था। उनके पास उड़ान भरने और अकल्पनीय शक्ति है। प्रताप साहब ने आहें भरी और उसकी आंखों में लालसा दिखाई दी। पृथ्वी मंडल के पहले आध्यात्मिक मंडल आता था, जिसमें 7 सितारे होते हैं। 7 सितारों का अर्थ था 7 नए स्तर। हर नए स्तर में साधक को अविश्वसनीय शक्ति प्राप्त होती है। एक तरह से देखा जाए तो पृथ्वी मंडल के साधक मनुष्यों के विकसित रूप थे। वे ऐसे काम करने में सक्षम थे जो सामान्य मनुष्यों के लिए करना असंभव प्रतीत था। कुल मिलकर 45 युवाओं ने पहला टेस्ट पास किया था और 1 से 5 अंकों के भीतर अंक प्राप्त किया था। प्रवेश परीक्षा में कुल 3 परीक्षण होते थे और जैसे ही कोई परीक्षार्थी 6 अंक प्राप्त कर लेता था तो उसे सीधे कबीले में स्वीकार कर लिया जाता है। अगले 2 परीक्षण यंत्रकला परीक्षण और चित्रसरणी परीक्षण हैं, जिनमें से प्रत्येक में अधिकतम 2 अंक मिल सकते हैं, प्रताप साहब ने अपने शिष्यों को बताया। लेकिन वो पार्थ को विशेष रूप से बता रहे थे क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक क्षमता परीक्षण में केवल 2 अंक प्राप्त किए थे और अगले 2 परीक्षणों से केवल 4 ही मिलेंगे। यदि उसका स्कोर बहुत कम हुआ तो वो शायद कबीले में शामिल नहीं हो पाएगा। मैं समझता हूँ पार्थ को पता था कि क्या करना है। आप सभी यंत्रकला परीक्षण के लिए मेरा अनुसरण करें तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ दूसरे और तीसरे परीक्षण में पर्याप्त अंक प्राप्त करके कबीले में प्रवेश कर पाएगा, या फिर उसे पहले परीक्षण में की गई गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़ें। दोस्तों, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी का पूरा समर्थन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कृपया इस नावल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। 6 आचार्यों की लड़ाई। आचार्य बलभद्र लोगों के समूह को संकरे रास्ते तक ले गए। इसके दोनों ओर 2 पहाड़ थे और उनमें कई मानव निर्मित गुफाएं थीं। ये यंत्रकला परीक्षण स्थल था। यंत्रकला पथ में प्रवेश करने के बाद आपको यांत्रिक जानवरों को मारना होगा। उन सभी की शक्ति आपके समान ही होगी।
आपको 2 जानवरों को मारने पर 1 अंक और 4 या उससे अधिक मारने के लिए 2 अंक मिलेंगे, आचार्य बलभद्र ने घोषणा की। सच में पार्थ को पहले ही प्रताप साहब से जानकारी मिल चुकी थी। क्रमांक 3, राजू श्रीवास्तव, एक शिष्य ने पुकारा। विशुद्ध चक्र का एक युवक प्रवेश द्वार से आगे बढ़ते हुए उस यंत्रकला पथ पर चलने लगा। गुफाओं में से एक काले रंग का यांत्रिक जानवर बाहर निकला। उसका आकार मानव के समान था और उसने एक कट्टार पकड़ रखी थी। युवक और यांत्रिक जानवर आपस में भिड़ गए, लेकिन दोनों के आपस में टकराते ही युवक की अभिव्यक्ति बदल गई। यांत्रिक जानवर की ताकत भी विशुद्ध चक्र के योद्धा के बराबर थी, लेकिन इसकी रक्षा शक्ति और आक्रामकता उसकी तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। इसका मतलब था कि यांत्रिक जानवर समान स्तर के योद्धाओं से थोड़ा ज्यादा ताकतवर थे। युवक ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया और आखिरकार वो जानवर को नीचे गिराने में सफल रहा, लेकिन उसने अभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि तभी पास की गुफाओं से 2 और यांत्रिक जानवर प्रकट हुए। ये अच्छा नहीं है, युवक के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए। फिर भी उसने उन जानवरों से लड़ने की कोशिश की। जैसे जैसे समय बीता गया, कुछ और जानवर गुफाओं से बाहर निकल आए, लेकिन वे बहुत तेज नहीं थे। लिहाजा युवक अपनी रफ्तार के बल पर उनमें से एक को मार गिराने में सफल रहा। 2 जानवरों को मारने के लिए एक बिंदु शिष्य ने घोषणा की। उसके बाद कुछ और लोग आगे गए और यांत्रिक जानवर से लड़े। उनमें से अधिकांश 1 या 2 को मारने में कामयाब भी हुए, लेकिन 4 या अधिक को मारना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। यांत्रिक जानवरों की रक्षा शक्ति बहुत मजबूत है। पार्थ की दिव्य दाहिनी आंख ने स्थिति को बेहतर तरीके से देखा। यहाँ तक कि जब्बार, जो सहस्रार चक्र पर था, उसने समान स्तर के यांत्रिक जानवर का सामना करते हुए भारी दबाव महसूस किया। जिसकी साधना जितनी अधिक होगी, उसे उतने ही मजबूत जानवर का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जब्बार को सहस्रार चक्र के जानवरों का सामना करना पड़ा। आखिर में वो 3 जानवरों को मारने में सफल रहा और उसे 1.5 अंक मिले। दूसरे परीक्षण में कुल सिर्फ 2 अंक ही मिल सकते थे, लेकिन इसे प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए समान स्तर के 4 जानवरों को मारने की जरूरत है और कभी कभी तो उन्हें एक साथ कई जानवरों का सामना करना पड़ता है। क्रमांक 49, पार्थ परीक्षण में मदद करने वाले शिष्य की आवाज आई। प्रताप साहब ने चेतावनी दी, पहले परीक्षण में आपका स्कोर कम था, इसलिए आपको इस परीक्षण में पूरा अंक प्राप्त करना होगा। कबीले में किसी की क्षमता को विशेष महत्व दिया जाता था, इसलिए देवेंद्र और अन्य शिष्य पहले ही जा चुके थे। उनकी नजर में किसी की क्षमता ही उसका भविष्य तय करती है, इसलिए उनकी नजर में बाकी दोनों परीक्षण महत्वपूर्ण नहीं थे। पार्थ ने तुरंत ही यंत्रकला पथ पर कदम रखा। जल्द ही पास की एक गुफा से एक जानवर प्रकट हुआ। नक्षत्र उंगली, बहती हवा रुख। पार्थ ने तुरंत ही उस जानवर पर हमला कर दिया। साथ ही वो यांत्रिक जानवर के हमले से बचने के लिए थोड़ा सा दूर भी चला गया। उसकी नक्षत्र उंगली से निकली नीली रोशनी सीधे उस जगह से टकराई जहां जानवर का हाथ उसके शरीर से जुड़ा हुआ था। धम! जानवर का हाथ और उसमें पकड़ा हथियार दोनों ही तुरंत जमीन पर गिर गया। इस तरह के सटीक हमले ने दूसरों को स्तब्ध कर दिया। पार्थ ने फिर तुरंत कुछ और हमले किए, जो बिल्कुल आतिशबाजी की तरह लग रहे थे। कुछ ही सांसों में पार्थ द्वारा उस यांत्रिक जानवर के हाथ और पैर काट दिए गए थे और वो जमीन पर गिर गया था। क्या सटीकता और गति! वो उस यांत्रिक जानवर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ठाकुर साहब आप भरने और पार्थ को एक नई रोशनी में देखने से खुद को रोक नहीं सके। पार्थ की नक्षत्र उंगली का कौशल सटीक होने के साथ साथ काफी मजबूत भी था। जल्द ही पास की गुफाओं से 2 और जानवर प्रकट हुए। नक्षत्र उंगली, बहती हवा रुख। पारदर्शी छाया कदम। पार्थ का शरीर किसी भूत की तरह बिना कोई आवाज किए उन 2 यांत्रिक जानवरों के सामने पहुंच गया। कुछ सांसों के बाद पार्थ ने उस जानवरों में से एक को 8 टुकड़ों में काट दिया। उसके ऐसा करते ही 3 और जानवर वहां दिखाई दिए।
अब पहले वाले को मिलकर कुल 4 जानवर हो गए थे, जो एक साथ पार्थ पर टूट पड़े। इस तरह से उनकी सम्मिलित शक्ति किसी सहस्रार चक्र के योद्धा के बराबर हो गई थी, लेकिन पार्थ पर अपनी उच्च रक्षा शक्ति के साथ उन सभी को बराबरी की टक्कर दे रहा था। कई युवा इस तरह की परिस्थिति को संभल नहीं पाएंगे। रेखीय नक्षत्र उंगली। बवंडर रुख। इस समय पार्थ की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और उसने तुरंत ही अपनी उंगली लहराई। बवंडर रुख एक आक्रामक तकनीक थी जो किसी हमले के ताकत और प्रभाव क्षेत्र को कई गुना बढ़ा सकती थी। उंगली से निकली सीधे उस जगह पर लगी जहां पर जानवर का दिल था। वो जानवर तुरंत ही धराशायी हो गया। ये कल्पना करना कठिन था कि यांत्रिक जानवर को एक ही हमले में मारने के लिए कितनी ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होगी, जबकि उन जानवरों की रक्षा शक्ति लगभग सहस्रार चक्र के योद्धा के बराबर थी। बूम बूम बूम। पार्थ ने तुरंत ही नक्षत्र उंगली के 3 और हमले किए और हर उंगली यांत्रिक जानवर के शरीर में छेद कर पार चली गई। धम धम धम। अन्य तीनों जानवरों को पार्थ ने एक ही हमले में नष्ट कर दिया था और वे बिना हिले डुले फर्श पर पड़े हुए थे। कुछ ही पलों में पार्थ ने कुल 5 जानवरों को मार डाला था और फिर चकित युवाओं के समूह को पीछे छोड़कर वापस अपनी जगह पर आ गया। दूसरे परीक्षण में पार्थ का प्रदर्शन उसके पहले के औसत परिणाम की तुलना में अविश्वसनीय था। यहाँ तक कि आचार्य बलभद्र ने पार्थ पर एक गहरी नजर डाली। पार्थ ने कुल 5 यांत्रिक जानवरों को मार डाला। 2 अंक शिष्य ने पार्थ का अंक बताया। किसी को सिर्फ 2 अंक प्राप्त करने के लिए भी 4 या अधिक जानवरों को मारने की आवश्यकता थी। कुछ और भी लोग थे जिन्हें इस परीक्षण में पूरे अंक मिले थे, लेकिन वे पार्थ की तरह एक ही हमले में जानवरों को मारने में सक्षम नहीं थे। इतनी भयानक शक्ति। आखिरी उंगली की ताकत से तो सामान्य सहस्रार चक्र के योद्धा को भी बुरी तरह घायल किया जा सकता है। जबार ने पार्थ का निरीक्षण किया। उसकी साधना इस समूह में सबसे अधिक थी, लेकिन उसे पार्थ को हराने का कोई भरोसा नहीं था। दूसरा परीक्षण यंत्रकलापथ अभी भी जारी रहा और भले ही पार्थ ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन आचार्य बलभद्र और कबीले के अन्य सदस्यों ने इसे दिल से नहीं लगाया, क्योंकि उनके लिए भी पहले परीक्षण में प्राप्त 6 अंक ज्यादा महत्वपूर्ण थे। उसके पास युद्ध का कितना भी अनुभव क्यों ना हो, क्षमता की कमी के कारण वो अभी भी हमारी बराबरी नहीं कर पाएगा। राजकुमारी मीनाक्षी थापा ने पार्थ पर नजर डाली, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लगाया। पार्थ ने भी महसूस किया कि दूसरे परीक्षण में उसके प्रदर्शन ने कबीले का ध्यान आकर्षित नहीं किया और अन्य युवाओं के मुकाबले वो ज्यादा मजबूत था, लेकिन क्षमता की कमी का मतलब था कि वो भविष्य में ज्यादा ताकतवर नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही था जो पार्थ चाहता था। वो लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं खींचना चाहता था। प्रताप साहब ने अपना सिर हिलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे चरण में पार्थ ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। जल्द ही दूसरी परीक्षा समाप्त हो गई। पार्थ का कुल अंक दोनों परीक्षणों के बाद 4 हो गया था। अगला परीक्षण चित्र सरणी परीक्षण है। आचार्य बलभद्र लोगों के समूह को पास के ही एक पुरानी इमारत तक ले गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद सभी युवाओं को इमारत में प्रवेश करने से मना कर दिया गया था। यहाँ पर परीक्षा देने वाले युवाओं को एक एक कर अंदर जाना था। ये परीक्षण बहुत रहस्यमय लगता है, पार्थ खुद से बड़बड़ाया। परीक्षा देने वाले युवक एक एक कर अंदर गए, फिर एक के बाद एक बाहर निकल गए। अधिकांश प्रतिभाएं अपनी भौहें सिकोड़कर और चिढ़ भरी अभिव्यक्ति के साथ इमारत से बाहर निकल गए। तीसरे परीक्षण के लिए आपको शांत रहना चाहिए, लेकिन ये देखते हुए कि आपकी सीखने की क्षमता कितनी अच्छी है, इस परीक्षा में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, प्रताप साहब ने धीमे स्वर में कहा। पार्थ ने अपना सिर हिलाया। जब से रहस्यमय दाहिनी आंख उसे मिली थी, उसकी स्मृति और समझ दोनों बढ़ गई थी। थोड़ी देर के बाद अंत में पार्थ की बारी थी। क्रमांक 49। पार्थ परीक्षण सहायक की भूमिका निभाने वाले शिष्य द्वारा अपना नाम पुकारे जाने पर
पार्थ ने उस प्राचीन इमारत में कदम रखा। भवन खाली था। यहाँ पर परीक्षार्थियों की सहायता के लिए कबीले के कुछ शिष्य मौजूद थे। ऊपर जाओ, सीढ़ियों के पास 2 शिष्य खड़े थे। पार्थ सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर गया और उसमें प्रवेश करते ही पार्थ को दीवार पर एक विशाल चित्र लटका हुआ दिखाई दिया। तस्वीर का दृश्य बेहद जटिल था और ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा हिल भी रहा था। लेकिन जब उसने इस पर गहराई से ध्यान दिया तो अचानक तस्वीर में अलग अलग दृश्य चमकने लगे। पार्थ थोड़ा हैरान था कि क्या इस तस्वीर में कुछ गड़बड़ थी। उहू उहू, एक आवाज ने पार्थ को बाधित किया। तस्वीर के दाहिनी ओर एक सफेद वस्त्र पहने और बाईं ओर एक लाल वस्त्र पहने 2 बूढ़े व्यक्ति बैठे थे। आचार्य बलभद्र कमरे के दरवाजे पर ही खड़े थे और उन्होंने थोड़ा झुककर दोनों व्यक्तियों का अभिवादन किया। दूसरी मंजिल पर आचार्य बलभद्र को दरवाजे के बाहर ही खड़ा होना पड़ा, जिससे पार्थ को एहसास हुआ कि इन दोनों बूढ़े व्यक्तियों की पहचान अवश्य ही थोड़ी खास थी। चित्र सरणी परीक्षण। भ्रामक मछली चित्र शुरू किया जाए। सफेद वस्त्र पहने बूढ़े ने धीरे से अपने हाथों से ताली बजाई और दीवार पर लगी तस्वीर का दृश्य बदल गया। इस भ्रामक मछली चित्र में कुल 9 अलग अलग दृश्य हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये और भी कठिन होते जाएंगे। इस परीक्षण में आपको ये बताना है कि उस दृश्य में कितनी मछलियां हैं और वे किस रंग की हैं। सफेद वस्त्र वाले बूढ़े ने कहा। मछलियों की संख्या और रंग पार्थ ने समझने के बाद अपना सिर हिलाया। जल्द ही पार्थ ने पहले बदलाव को करीब से देखा, जो उसके हिसाब से काफी सरल था। 3 मछलियां, 1 काली और 2 हरी। पार्थ ने उत्तर दिया। सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने भावहीन रूप से दृश्य को दूसरी तस्वीर में बदल दिया। पार्थ ने इसे देखा। ये पहले की तुलना में थोड़ा अधिक जटिल था, लेकिन वे अब भी उसकी पैनी निगाहों से बच नहीं सका। 5 मछलियां, 1 काली, 2 लाल और 2 सफेद। पार्थ ने तुरंत उत्तर दिया। हम सफेद वस्त्र वाले बुजुर्ग और लाल वस्त्र वाले बुजुर्ग के हाव भाव थोड़े बदल गए। प्रत्येक तस्वीर का सही उत्तर देने पर आधा अंक मिलता था और पहले आए सभी युवाओं को लगभग 1-1 अंक मिल पाया था, लेकिन उन्होंने सोचने में बहुत समय लगा दिया था। पार्थ का प्रतिक्रिया समय दूसरों की तुलना में बहुत तेज था। जल्द ही तीसरी तस्वीर सामने आ गई। 8 मछलियां, 2 काली, 2 सफेद, 3 लाल और 1 हरी। पार्थ ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा, फिर उन्होंने पार्थ का निरीक्षण किया। जब भ्रामक मछली चित्र तीसरे दृश्य में पहुंची तो इसकी जटिलता के कारण सामान्य साधकों को उत्तर देने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पार्थ कुछ ही सांसों में जवाब दे दिया था। देखते ही देखते तस्वीर एक बार फिर बदल गई। 13 मछलियां, 5 नीली, 3 सुनहरी। पार्थ इस बार अपना जवाब देने से पहले थोड़ी देर के लिए रुका। दोनों व्यक्तियों की आंखों में आश्चर्य दिखाई दिया। नियम के मुताबिक चौथे दृश्य में उत्तीर्ण होने पर पूरे नंबर मिल जाते थे, लेकिन जारी रखे सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने ताली बजाई और एक और दृश्य सामने आया। 5वां दृश्य बेहद जटिल था। पार्थ ने मछलियों को इधर उधर खेलते और हवा में उछलते देखा। छोटी सी भी चूक होने पर उत्तर नाटकीय रूप से बदल सकता है। थोड़ा सोचने के बाद पार्थ ने कहा, 27 मछलियां, 7 भूरी, 6 नारंगी। पार्थ को इस तरह से आसानी से सभी जवाब देते देख दोनों बुजुर्गों के भाव बदल गए। सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने फिर छठा दृश्य दिखाया। छठा चित्र वास्तविकता और भ्रांतियों से भरा था, जो एक दूसरे के साथ मिलकर उसे और भी जटिल बना रहे थे। उसी समय पार्थ की आंखों में अचानक से हल्की रोशनी दिखाई दी और कुछ देर तस्वीर को देखने के बाद उसने जवाब दिया। 48 मछलियां, 9 बैंगनी, 12 काली। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक बार फिर सही जवाब दिया था।
एक दूसरे को देखते ही दोनों बुजुर्गों के हाव भाव अब सदमे में बदल गए थे। सातवें दृश्य के सामने आते ही सफेद वस्त्र वाले बुजुर्ग ने आप भरी सातवीं तस्वीर पहले की तुलना में बहुत कठिन थी और पार्थ को वास्तविकता देखने के लिए अपनी दिव्य दाहिनी आंख की पूरी क्षमता को जागृत करना पड़ा। इस बार उसने गलत जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। सफेद वस्त्र वाले बुजुर्ग और लाल वस्त्र वाले बुजुर्ग ने एक सांस छोड़ी। यदि पार्थ एक बार फिर से सही उत्तर दे देता तो उसे एक राक्षसी प्रतिभा माना जाता, लेकिन उन्हें कैसे पता चलेगा कि पार्थ ने तो जानबूझकर गलत उत्तर दिया था। मैं जड़ी बूटी विभाग का उप प्रमुख हूँ। क्या आप जड़ी बूटी विभाग में प्रवेश करना चाहेंगे और मुझे अपना गुरुवार बनाएंगे? लाल वस्त्र वाले बुजुर्ग ने फीकी मुस्कान दी। उप प्रमुख गुरुवार? पार्थिक पल के लिए तो चकित रह गया। बूढ़े विशंभर, इसका क्या अर्थ है? क्या तुम मेरे शिष्य को चुराने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम यह नहीं देख सकते कि उसकी प्रमुख विशेषता सरणियां हैं? वो गुप्त अभियान विभाग में प्रवेश करने के लिए अधिक अनुकूल है। सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग काफी गुस्से में लग रहे थे। तो क्या होगा आगे? और पार्थ इन दोनों बुजुर्गों में से किसको अपना गुरुवार बनाएगा, या फिर आने वाला है कोई तीसरा मोड़? जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़े। दोस्तों, उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आ रही होगी। अगर आप कोई किसी किरदार को पसंद करते हैं और उसे ज्यादा देखना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, कृपया इस नावल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। 610 नामंजूरी कोने में खड़े आचार्य बलभद्र बेहद हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि किसी तरह दोनों बुजुर्ग आपस में ही लड़ने लगे। उसने सोचा नहीं था कि उसके सामने मौजूद औसत क्षमता वाला युवक दो उपप्रमुखों को आपस में ही लड़ा देगा। अर्धचंद्र कबीले में नियमन विभाग, गुप्त अभियान विभाग, केंद्रीय विभाग और जड़ी बूटी विभाग जैसे विभिन्न विभाग थे। जड़ी बूटी विभाग जड़ी बूटियों की देखभाल, गोली बनाने और उपचार के लिए उत्तरदायी था। जड़ी बूटी विभाग बेहद लोकप्रिय था, खासकर वैद्यों के बीच। आचार्य विशंभर जड़ी बूटी विभाग के सबसे अच्छे औषधि विशेषज्ञ में से एक थे। गुप्त अभियान विभाग कबीले में गुप्त चीजों के प्रभारी थे, जिसमें पहाड़ की सरणियों, ऊर्जा जाल को ठीक करना, उन्हें सुचारू रूप से चालू रखना और नई सरणियों का निर्माण शामिल था। सफेद वस्त्र वाला बुजुर्ग आचार्य मनोहर थे, जो कि एक बहुत अच्छे सरणी विशेषज्ञ थे, जिसने इस 9 चित्रों वाले ऊर्जा जाल को कुछ अन्य सरणी विशेषज्ञों के साथ मिलकर बनाया था। युवक, तो आप हम दोनों में से किसे अपना गुरुवार बनाना चाहते हैं? आचार्य मनोहर ने पूछा। युवक, आप शायद नहीं जानते होंगे कि एक औषधि विशेषज्ञ कितना महत्वपूर्ण होता है और उनका रुतबा कितना ऊंचा होता है, लाल वस्त्र वाले बुजुर्ग ने कहा। एक सरणी विशेषज्ञ और एक औषधि विशेषज्ञ दोनों ही पार्थ को अपना शिष्य बनाना चाहते थे और उनकी साधना आचार्य बलभद्र की तुलना में अधिक थी। दोनों उप प्रमुख पार्थ को अपना शिष्य बनाना चाहते थे, लेकिन पार्थ बेहद परेशान थे क्योंकि एक पक्ष की बात मानने पर दूसरे पक्ष को ठेस पहुंचेगी। हालांकि कबीले में प्रवेश करने के बाद उसे एक मजबूत पृष्ठभूमि खोजने की जरूरत थी, लेकिन वो किस पर भरोसा करे ये उसे समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि पार्थ ने जब चुपके से उन दोनों आचार्यों की जांच की तो उसे एहसास हो गया था कि ये दोनों लोग अभी पृथ्वी मंडल में नहीं पहुंचे होंगे। तो क्या ये दोनों पृथ्वी मंडल में पहुंच चुके आचार्य अधीरा से उसकी रक्षा कर पाएंगे? प्रताप साहब ने उसे जो बताया उसके अनुसार सबसे अच्छा तरीका यही था कि वो पहले एक आंतरिक शिष्य बने, फिर एक मजबूत पृष्ठभूमि की तलाश करें और सबसे ताकतवर आचार्यों में से किसी एक का शिष्य बन जाए। धन्यवाद आचार्य, लेकिन मुझे सरणियों या औषधियों का कोई अनुभव नहीं है। मेरी इच्छा केवल एक आंतरिक शिष्य बनने की है और फिर मैं अन्य बातों पर विचार करूंगा। पार्थ ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और बताया कि वो क्या करना चाहता है। आचार्य विशंभर और आचार्य मनोहर दोनों ही निराश थे, लेकिन उनकी आंखों की चमक देखकर
ऐसा लगता था कि उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी थी, क्योंकि पार्थ ने कहा था कि वो एक आंतरिक शिष्य बनने के बाद ही इस पर विचार करेगा। कोई बात नहीं, फिर हम कुछ समय बाद इस पर चर्चा करेंगे। जल्द ही पार्थ के अंकों की घोषणा की गई, जो कि पूरे 2 अंक थे, और फिर वो बाहर चला गया था। लेकिन जाने से पहले उसने भ्रामक मछली चित्र के 8वें और 9वें दृश्य को देखने के लिए कहा। उसने महसूस किया कि इसमें निहित ज्ञान हवा के चारों रुख की तुलना में भी अधिक जटिल होगी। दोनों आचार्यों ने उसे मना नहीं किया और वो दोनों दृश्य देखने दिया। पार्थ ने अपनी दिव्य दाहिनी आंख की शक्ति को जागृत किया और दोनों दृश्यों को अपनी दाहिनी आंख में संरक्षित कर लिया। इस समय तक सभी 9 दृश्य उसकी दाहिनी आंख में संरक्षित हो गए थे। भ्रामक मछली चित्र के 9 दृश्यों को उसने अपने दिमाग में दोहराया तो पार्थ ने महसूस किया कि दृश्यों में भ्रम की स्थिति इतनी गहरी है कि उन्हें पूरी तरह से समझना हवा रुख की 4 तकनीकों की तुलना में भी कठिन था। यदि वो भ्रामक मछली चित्र को पूरी तरह से समझ लेता है तो ये उसके लिए काफी फायदेमंद होगा। हाँ, यदि आप भ्रामक मछली चित्र के सभी 9 दृश्यों को समझ लेते हैं तो हमें आपके गुरुवार बनने का कोई अधिकार नहीं है, सफेद वस्त्र पहने आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बातचीत के बाद पार्थ को पता चला कि सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति का नाम आचार्य मनोहर था और वो एक सरणी विशेषज्ञ थे, जबकि लाल वस्त्र पहने व्यक्ति का नाम आचार्य विशंभर था और वो एक कुशल औषधि विशेषज्ञ थे। दूसरी मंजिल छोड़ने के बाद पार्थ ने महसूस किया कि आचार्य बलभद्र अब उसे एक अलग नजरिए से देख रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले तक तो वो आचार्य बलभद्र की नजरों में एक चींटी के बराबर था, लेकिन तीसरे परीक्षण को उत्तीर्ण करने के बाद आचार्य बलभद्र ने आखिरकार महसूस किया था कि पार्थ को कम करके आंका नहीं जा सकता है। बूढ़े विशंभर, तुम मेरे साथ क्यों लड़ रहे थे? क्या तुम नहीं देख सकते कि ये बच्चा एक सच्ची सरणी प्रतिभा बन सकता है? आचार्य मनोहर ने गुस्से में कहा। नश्वर मंडल का एक बच्चा भ्रामक मछली चित्र में 7वें दृश्य तक विश्लेषण कर सकता था और वो भी कुछ ही समय में। यहाँ तक कि आध्यात्मिक मंडल के सरणी विशेषज्ञ भी ऐसा नहीं कर सकते थे। गलत। बूढ़े मनोहर, क्या तुम ये नहीं देख सकते कि इस बच्चे की दृष्टि और याददाश्त कितनी अच्छी है और वो हर चीज का कितनी बारीकी से अध्ययन कर सकता है? एक औषधि विशेषज्ञ के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है, आचार्य विशंभर ने आचार्य मनोहर को जवाब देते हुए कहा। उनके ऐसा बोलते ही एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो गई। आचार्य बलभद्र भी हैरान थे। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि दोनों उप प्रमुख इस तरह एक शिष्य के लिए लड़ेंगे। वे दोनों न केवल अपने विभाग के उप प्रमुख थे बल्कि अर्ध पृथ्वी मंडल के साधक भी थे और साथ ही उन्होंने कबीले में बहुत योगदान भी दिया था। इसी वजह से कबीले के प्रमुख आचार्यों के बाद इन्हीं के पास पर्याप्त अधिकार था। इमारत से बाहर निकलने के बाद पार्थ ने प्रताप साहब, विशेष और विक्रांत के साथ मुलाकात की। ये जानकर कि पार्थ को फिर से पूरे अंक मिले, प्रताप साहब के चेहरे पर संतुष्टि की एक मुस्कान दिखाई दी। तीसरी परीक्षा समाप्त होते होते शाम हो गई और सभी को बताया गया कि उन सभी को प्राप्त अंकों के अनुसार ही कबीले में स्वीकार किया जाएगा। केवल शीर्ष 20 को भी कबीले में प्रवेश दिया जाएगा, आचार्य बलभद्र ने कहा। अपने परिणामों की प्रतीक्षा करने वाले सभी युवा बेहद घबराए हुए थे। पहला स्थान जब्बार 8 अंक, दूसरा स्थान मीनाक्षी थापा 7.5 अंक, तीसरा स्थान कबीले के एक शिष्य ने घोषणा की। 10वां स्थान पार्थ 6 अंक। 10वें स्थान पर पार्थ ने अपना नाम सुना। हालांकि पार्थ को पिछले 2 परीक्षणों के लिए पूर्ण अंक मिले थे, लेकिन उसका पहला परिणाम बहुत औसत था, इसलिए वो शीर्ष 3 में शामिल नहीं हो पाया। यहाँ तक कि विशेष भी उससे ऊपर 6ठे स्थान पर था। विक्रांत ने भी शीर्ष 20 में सफलतापूर्वक प्रवेश किया और 17वें स्थान पर रहा। तीनों को ही स्वीकार कर लिया गया था। प्रताप साहब बहुत खुश और गर्वित थे।
वहां पर बहुत सारे युवा थे जिन्हें बड़े परिवारों और प्रांतों द्वारा लाया गया था। इसके बावजूद कई लोग अपने परिवार के सभी बच्चों को कबीले में शामिल नहीं करा पाए थे। प्रताप साहब, आपके तीनों शिष्य बहुत अच्छे हैं, ठाकुर साहब ने हंसते हुए कहा। प्रताप साहब उनके शब्दों में ताने को महसूस कर सकते थे। भले ही उनके 3 शिष्यों ने सफलतापूर्वक कबीले में प्रवेश किया था, लेकिन उनकी क्षमता उच्च नहीं थी, इसलिए उन्हें कबीले का आंतरिक शिष्य बनने में काफी मुश्किल आएगी। दूसरी ओर ठाकुर साहब की पोती साक्षी ठाकुर के पास एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक शरीर था और उसे पहले परीक्षण के बाद सीधे प्रवेश मिल गया था। जल्द ही नामों की घोषणा की गई। अर्धचंद्र कबीले ने कुल 22 शिष्यों को चुना, जिनमें कई प्रतिभाशाली लोग शामिल हैं, जैसे कि प्रतीक, जिनके पास परिवर्तनशील शरीर था, उसे सीधे एक प्रमुख आचार्य के द्वारा शिष्य के रूप में चुना गया था। इसके अलावा साक्षी ठाकुर, जब्बार और मीनाक्षी थापा सभी के पास शीर्ष स्तरीय प्रतिभा भी थी। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ को कबीले में अब कोई परेशानी नहीं होगी, या फिर उसने अपनी वास्तविक क्षमता को छुपाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है? जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़ें।